ठीक है, तो Yes. वो जो सेल वाला जो क्वेश्चन था, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपसे एक बार थोड़ा सा जैसे अपन क्या है कि देखो, आप देखो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो रहा है, ठीक है, ये तो सब मान रहे होंगे कि है ना, अपन बिल्कुल बेसिक बेसिक पे वो करके अपन ये अच्छी रैंक का अगर सोच के चल रहे हैं अंडर 50, और सब लोग आई करते हैं कि प्रॉपर आरएस में निकले, अपन को इस साइकिल से निकलना है, बार बार इस साइकिल में पड़े रहने से मतलब नहीं है ना। तो अगर अपन को अंडर 100 रैंक लानी है और बहुत अच्छी रैंक लानी है ना, तो अपन को थोड़ा बहुत तो इनोवेटिव गेम खेलना पड़ेगा, है ना। तो जैसे सेल वेल का कोई क्वेश्चन आया तो स्टेम सेल को घुसेड़ दो, है ना। करंट में करंट अफेयर से जोड़ के देखो साइंस के क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे डाइजेशन था, तो डाइजेशन से ठीक होने के लिए क्या क्या, जैसे प्रॉपर ऑर्डरली बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, नीचे कंक्लूजन में ऐड किया जा सकता था डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बाद, है ना, कि आप हेल्थ एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हो, है ना। आप क्या होता है, एक बैलेंस डाइट को ले सकते हो, आपके रूट मतलब वो होने चाहिए आपकी डाइट में, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए डेली उसमें, तो ऐसे करके बैलेंस्ड आंसर करके उसको कंक्लूड भी किया जा सकता था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ उसमें, उन क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा एज कैसे ले सकते हैं अपने कंपटीटर से। मान लो आपके कंपटीटर ने सेम लिखा है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने, तो आप इस पे कैसे लोगे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन, आपको दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है सबको। नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। एक एक मिनट स्क्रीन, हाँ आप दिख रही है। यस सर। यस सर। अब दिख रही है। हेलो। यस सर। यस। यस सर, दिख रही है। है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेल वाला क्वेश्चन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब होगा क्या कि ये वाला क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बच्चे लिख के आएंगे। अब इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकता है, एक डिफरेंस तो क्रिएट कर सकता है डायग्राम, है ना। डायग्राम, पहला आयाम तो हो गया डायग्राम, डायग्राम के थ्रू आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख रखा है कि स्टेम सेल रिलेवेंस डाल सकते हो, बहुत ज्यादा इसकी पर चर्चा हो रही है, स्टेम सेल काफी समय से न्यूज में है, लास्ट 10 ईयर्स, ये डिकेड की एक न्यूज बनी हुई है, इसी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। अगर साइंस की बात करें तो सेल का ही एक एक्सटेंशन हो गया स्टेम सेल, है ना। जायगोट होता है वो बेसिक सेल होता है, जैसे इसके बारे में भी लिखा जा सकता है। अगर मैंने ये लिखा है इट्स विदाउट इट्स ऑर्डरली फंक्शन व्हाट विल हैपन, तो इसी से कंक्लूड किया जा सकता था वहां पे। तो आप थोड़े से आंसर को इनोवेटिव बना सकते हो, और आपके पास ये नॉलेज होती है, अपन को बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके अपने आप को आंसर को थोड़ा सा और अच्छा करना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो 9th-10th वालों के हिसाब से बहुत बढ़िया दे रखा है। हमको क्या है, थोड़ा सा अपनी जो एडिशनल नॉलेज है, जो भी थोड़ा सा, मुझे नहीं पता स्टेम सेल कैसे काम करता है, मेरे को उसमें मास्टरी नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट ये कर दिया कि स्टेम सेल पे ही काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, विच शोज इट्स द रिलेवेंस ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि बेसिक यूनिट है ये लाइफ की, ठीक है। स्टेम सेल को प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है, कई सारे केसेस में ये किया जा रहा है, स्टेम सेल पे, है ना, स्टडीज चल रही है इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको यहाँ पे कंक्लूड करके लिख सकते थे। आई बात समझ में आप लोगों को। यस सर। यस सर। है ना। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक, दिस इज हाँ अंकिता। जी बताइए, हाँ जी बताइए। कैन इट बी, मतलब हम लोग ऐड कर सकते हैं लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, लाइक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है बाय प्रोकैरियोटिक सेल, सो इट इज यू नो। हेलो, हेलो वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो। आपके, हाँ आप रिपीट करेंगे आप, मैं, हाँ जी रिपीट करिए। इसमें ये हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो हुआ है दैट इज फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, सो मतलब this is that is why this is also like हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई है। मैं उनको कह रहा हूँ कि जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एज होती है ना, कि अपने सब्जेक्ट में थोड़ी सी मास्टरी, वो कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है एडिशनल नॉलेज को, और आंसर को वैल्यू एडिशन पे किस एक्सटेंट पे ले जा सकता है। सो प्रोकैरियोटिक वाली लाइन तो अपन ने ऐसे लिख दी कि विच इज अ गुड थिंग कि अपन को पता है, बट करंट अफेयर से इसको जोड़ के लिखा जा सकता था कि वी आर फोकसिंग ऑन स्टेम सेल रिसर्च एंड इट्स बेसिक थिंग गोइंग इन एंड अराउंड, जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, स्टेम सेल हमेशा रहती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल बेबी और उसकी 3 पेरेंट बेबी की बात होती है, डिजाइनर बेबीज का कंसेप्ट आ गया,
ठीक है। तो ये सारे क्या करंट में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एंड तो आईवीएफ आईवीएफ आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एग्जामिनर को क्या शो कर रहे हो कि भाई कैंडिडेट को नॉट ओनली द बेसिक नॉलेज बट करंट अफेयर्स भी पता है, एंड ही इज एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन द आंसर। ठीक है। सो उससे क्या होगा, वो वैल्यू एडिशन रखेगा। अच्छा, तो उसको वो आधा एक नंबर आपको एक्स्ट्रा देके चलेगा कई बार, है ना। तो वो आप सब लोग ये चीज भी देखें कि ये पॉइंट जो लिखे ना, आपको थोड़ा इसको इनकॉर्पोरेट करने का तरीका आना चाहिए, है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ, इसमें पता लगा आपने बेसिक्स कुछ भी नहीं लिखा और सिर्फ इधर उधर की बातें कर दी, ठीक है, तो वो मतलब पनिशेबल भी हो सकता है। तो जो सर हाँ, सुरेश सर बता रहे हैं ना कि हाउ यू एंड, हाउ यू बिगिन, है ना, किस तरह से चीजों को लिंक कर सकते हैं, जैसे एंड में ओपन एंडेड छोड़ दिया इस तरह से, जैसे सर बता रहे हैं, इस तरह की चीजों से, तो वो थोड़ा सा मैटर करेगा, वो अच्छा लगेगा आंसर। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों को समझ में आया कि अपन जनरल आंसर्स को भी, जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसमें भी कई बार अपन बोलते हैं ना, जैसे कॉपीज आती है यार हमने सही लिखा था पर अपने नंबर थोड़े से इसके कम आए, उसके ज्यादा आए होंगे, तो अपन क्या है वो एक्स्ट्रा एज लेके चले जाते हैं। कई बार अपन आंसर में इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहे हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे डाल रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं। ठीक है। वो ना ज्यादा डिमांड के, ऐसा भी नहीं है कि डिमांड को ओवरलुक करता हुआ ज्यादा जाए जैसे रोहित सर बता रहे हैं, पर ऐसा हो कि फिर कंक्लूजन में ऐसा छोड़े, क्योंकि कंक्लूजन होता है, इट इज द मोस्ट लास्टिंग इम्पैक्ट होता है कंक्लूजन का, क्योंकि आंसर राइटिंग खत्म करके उसके बाद वो नंबर देगा आपको, समझ रहे हैं आप। तो वो नंबर जब दे रहा होगा ना, तो यार कंक्लूड इसने अच्छा किया है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है आंसर राइटिंग में। ठीक है। बाकी आप लोगों का भी किस तरह से चल रहा है ये वाला वीक, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, गुड। हाउ यू पीपल आर प्रोग्रेसिंग, क्या इश्यूज आ रहे हैं, एक्सक्यूज इश्यू आ मी, रहे हैं। मेरा ना एक छोटा सा इशू है। जी जी। एक्चुअली जैसे इससे पहले जब हम राजस्थान इकोनॉमी कर रहे थे ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो इट हाँ वाज हाँ, लाइक कि हमें सिर्फ वो बुकलेट पढ़नी है, ठीक है ना, उससे ठीक है। बाहर कुछ भी नहीं है। और उससे पहले इंडियन इकोनॉमी भी जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लाइक रमेश सिंह में जो दिया हुआ है, या मतलब वो ही किया था एक्चुअली। बट अभी जैसे साइंस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे, मैंने कल भी पूछा था कि दे आर सो वास्ट, आई मीन आप कितना उसमें कवर करोगे, तो कि यार ये नहीं छूट जाए, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाएगा, या मतलब कोई लिमिट नहीं नजर आती है उस नहीं नहीं चीज नहीं, की। आप एक काम करें, आपने कुछ मैसेज भी ड्रॉप किया था, देखो हाँ जी। जो चीजें आपकी बुक में है वो तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये सब ऑब्वियसली दिया हुआ था, तो उसमें से आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो जो ठीक चीजें है, बट नहीं जैसे थी, जेनेटिक्स है, जो जैसे हाँ, उसमें आप बेसिक्स देख लें। हाँ सुरेश सर, आप। हाँ मैम, इसमें क्या है, जो जेनेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जिसमें आपको ये लगता है कि कहाँ पे लिमिट अपन रखें, तो लिमिट आप वहां पे रख दें कि जहां से आप 10th स्टैंडर्ड और 11th 12th, इस 10th स्टैंडर्ड से ज्यादा ना जाए मेरे हिसाब से, ओके। है ना। अभी के दौर पे 10th स्टैंडर्ड से ज्यादा बिल्कुल मत जाए। कई बार क्या होता है कि हम एक्सेसिव उसमें जाने के चक्कर में क्या होता है, बेसिक तो भूल जाते हैं वहां पे जो हाँ, स्ट्रक्चरल वो पार्ट है। हो रहा है एक्चुअली, उस दिन मेरा ना हाँ, बाकी सब छूट गया, सिर्फ जेनेटिक्स के पीछे। हाँ। तो वो जेनेटिक्स क्या है, आपकी क्या है कि आपका फील्ड है, तो अपन को क्या है अच्छा लगता है, तो अपन क्या है डीप उसमें घुस जाते हैं, यार अच्छा है, अपन को शायद पता है हाँ। कि मेंडल लॉ है, अरे मजा आता है, मेंडल्स लॉ पढ़ लिया, फिर सेग्रीगेशन पढ़ लिया, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पढ़ लिया, फिर अपन आगे चले जाते हैं, फिर अपन कोशिश करते हैं कि यार और पढ़ लेते हैं, अपन को तो पता है ये सब कुछ आता ही है, तो अपन को अच्छा लगता है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को। तो वो नहीं करना ना, क्योंकि अल्टीमेट एम वहां पे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया अपना। अल्टीमेट एम है अपन को आरएस में टॉप रैंक निकालना, है ना। तो वो आपका 9th 10th की बेसिक से हो जाएगा। ओके, सिर्फ 10th है ना? तक लिमिट लास्ट कर सेशन में दें। भी, बिल्कुल। हाँ लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कशन किया था, आप लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे किसी भी चीज के, ठीक है, रिसर्च वाले मोड ठीक में नहीं है, जाएंगे, बेसिक सुपरफिशियल आपको पढ़ना है ये सारा। ठीक है। ओके। Sir, one thing is हाँ that विनय कि जी। sir, one thing is that what is that like मैं first time start कर रहा हूँ इसे पढ़ना, sir, what is the correct way to study right now? कि अभी से अपने, क्योंकि अगर चीजों को कंपाइल करना है तो आपको अभी से धीरे धीरे थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जैसे सेल है तो सेल के ऊपर कहीं से मुझे 8th क्लास में मिल रहा है, 9th क्लास में मिल रहा है, 10th में मिल रहा है थोड़ा पार्ट, 11th 12th में नहीं, थोड़ा थोड़ा एक तो एक अभी से छोटे। मैं हाँ ये सर। मैं इसमें आपको ऐड करके आपका क्वेश्चन यही है ना कि मतलब व्हाट टू रीड और कितना उसको पढ़े, है ना।
नहीं, कैसे नहीं। पढ़ना है और आप आप क्या एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट about करें। notes नोट्स making। बनाते हो? अभी नोट्स बनाने हैं या नहीं? आज मैं आपके थोड़े से डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अपन को। आपके जो डाउट्स हैं, एक तो क्या है कि जो साइंस है ना, साइंस के लिए आप क्या करो, पहले तो एनसीईआरटी जो भी आप बुक पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी या आरबीएससी, उसकी बेसिक रीडिंग कर लो, है ना, फर्स्ट गो में, है ना, यस है सर। ना। आप ये कह रहे हो कि सेल को आपने सिक्स में भी पढ़ा, सेवंथ में भी पढ़ा और एट्थ में भी पढ़ा, ये बिल्कुल मत करें। पहला स्टेप ये तो क्लियर कर लें आप, बिल्कुल मत करें। अगर आपने सेल एक जगह पढ़ लिया ना, तो वो सेल मोर देन इनफ है। और 9th-10th में अगर जहाँ दे रखा है ना सेल्स के बारे में, मोर देन सफिशिएंट। आप ये, आपके दिमाग में कि ये फोबिया हो रहा है कि यार कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इस वजह से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं और जगह से कवर करूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉलेज से आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेंगे, आप यकीन मानिए। आप 9th या 10th में जहां भी आपको एक चैप्टर में जहाँ सेल दे रखा है वहां पढ़ लीजिए। आप ये सोचिए कि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल पे अपन सोचें तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, बेसिक क्वेश्चन बनेगा ये, है ना। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सेल थ्योरी, तो इसको रटने की कोशिश करें ना आप जैसे सेल थ्योरी किसने दी, उसके थ्योरी में उसने 3-4 स्टेटमेंट दिए, तो उसको बिल्कुल रट्टाफिकेशन मोड में जाए, रेदर देन आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाए कि भाई सेल के बारे में उसने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या कहा था। अगर वो मुझे अच्छे से याद होगा तो मेरे को एग्जाम में वो डबल एडवांटेज देगा। एक तो मैं एज इट इज लैंग्वेज लिख के आ रहा हूँ, दूसरा मेरे को टाइम कम लग रहा है क्योंकि मैंने रट्टा मारा हुआ है, तो मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा वहां पे। तो मैं रेदर देन मल्टीपल सोर्सेज से, आप ये मत सोचें कि सेल का कुछ छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता एग्जाम में। आप पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करके देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं यार ये बुक पढ़ जाता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होगा। हमें ये हो जाता है एग्जाम में, यार मेरे को रिटेन ही नहीं था, मेरे को याद ही नहीं था, मैं यार मैं पॉइंट ही नहीं लिख पाया, या मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं थी, या मैं इंट्रो अच्छा नहीं कर पाया, कंक्लूड। हमेशा ये आपको खामियां आप जब निकालेंगे तो यही निकल के आएंगी। आप रेदर देन लिमिटेड सोर्सेज पे उसी को रट्टाफिकेशन वहीं पे करिए, अभी नोट्स पे मत जाइए, अभी नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है अभी आपको। जो सेल पे नहीं आपको सर, दे रखा है, आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा, आप पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे जागरन्स वगैरह होते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो कोई मतलब नहीं, उनको काट दो, क्या यार इतना सा इंपॉर्टेंट है बस, इसमें उसका लिमिट कर दो आप वहां पे एनसीईआरटी के पेज को कि 30-40% पे ले जाएं। हाँ जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि कुछ जैसे डिजीज के ऊपर है तो कुछ फ्रेगमेंटेड सोर्स है, तो जैसे कुछ 9th में डिजीज पे है, कुछ 10th में है न्यूरल कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल, कुछ जेनेटिक्स पे है जैसे 12th में मिलेगा आपको बायो में जेनेटिक डिजीज में। तो इसको पूरा एक कंपाइल करके एक अपना एक ऐसे एक बोले प्रीमियरली नोट्स बनाने चाहिए शुरुआत में, जिससे बार बार अपन रीड आउट कर सके, क्योंकि बार बार तो आप वापस देखोगे भी हर बुक को उठा उठा। देखो मैं इसका एक सजेशन ज्यादा आपको बेटर ही करूंगा, आप जैसे भी कोई भी डालना ना, कम्युनिकेबल डिजीज करके आपने डाल दिया है ना, आपने पीडीएफ डाल दिया, यूपीएससी करके सर्च मार लिया, आपको कोई पीडीएफ मिल जाए तो उसका प्रिंट मार लो, बेस्ट तरीका तो ये है। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंपाइलेशन कहीं मिल जाए तो बेटर तरीका तो ये है। उसको आप अलग से कंपाइल करके अगर आप लिखेंगे ना अभी मोड में, तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। आपको कोई टेबल वेबल मिल जाए ना, तो उसकी 2-4 टेबल कंपाइल करके चिपका लो पन्नों पे, या फिर उसको अलग से सेग्रीगेट प्रिंट आउट करके निकाल लो, उस पर डबल वर्कआउट करके मेहनत करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार रीड कर रहे हैं ना, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो जिन्होंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट दिया है, पहले भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस समय अपने नोट्स बना सकते हैं। पर जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप नोट्स मेकिंग में अभी ना जाएं। जो आपको दिया गया है टारगेट, आप कोशिश करें 9th और 10th से उसको कंप्लीट करें, ठीक है। बिल्कुल नोट्स मेकिंग ना करें, नहीं तो जैसे होगा क्या, 9th 10th की बुक और आपके नोट्स, वो नोट्स भी एक तरह से बुक बन के रह जाएंगे। 7 दिन के बाद में एक अराउंड 60-70 पेज के आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे, जो कोई लॉजिक के नहीं होंगे, ठीक है। आप खुद अभी आप लोगों को तैयारी करते सभी को 5-6 महीने हो गए होंगे। आप खुद से सोचो, जो आपने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे किसी भी चीज के, XYZ न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, उसको आपने बाद में कितना पढ़ा, कितना रिवाइज किया, कोई काम आ रहा है वो? मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हमको कोई नई बुक मिल जाती है, कुछ नया अच्छा मिल जाता है, हम छोड़ देते हैं वो सब चीजें, ठीक है, क्योंकि राइट टाइम है नहीं ये नोट्स बनाने का।
मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि जैसे A4 शीट हुई ना, तो आपको नोट्स कैसे होने चाहिए अल्टीमेटली एंड में। आपका सेल इतने क्वाड्रेंट में हो जाना चाहिए, बस एक क्वाड्रेंट। अगर आप इतना ज्यादा कर पा रहे हो उसको शॉर्ट, तो वो आपके नोट सक्सेसफुल हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। आप अल्टीमेटली इससे चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा सेल थ्योरी हो गई, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस हो गया। बस कीवर्ड पे आप खेल रहे हो कि भाई ये डिफरेंस होता है, और सेल के बारे में आपको जो कुछ आइडिया है ना वो सब नहीं लिखना, पर आपको जो लग रहा है ना कि मैं जैसे सेल थ्योरी ये भूल जाऊंगा कि सेल थ्योरी दी किसने, रॉबर्ट ने दी थी, किसने दी थी मैं खुद भूल रहा हूँ, रॉबर्ट ने दी थी, तो यार ये याद रख लेता हूँ। काफी सारी चीजें आपको रिटेन रहती है, वो नोट्स में नहीं आनी चाहिए। हाँ, जिसने भी दी थी तो उसका नाम लिख लो आप यहाँ पे, बस कि भाई ये नाम होना चाहिए, ताकि थोड़ा इम्पैक्टफुल लगेगा सेल थ्योरी में कि भाई ये मेरे को देना है कि सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपकी कई सारी चीजें आपको याद रहती हैं, उसको बार बार रेप्लिका बना के वहां लिखने का कोई सेंस नहीं है। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी दी किसने। हो सकता है आप ये भी मेंशन कर लो जो आपको कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं कि आप यार ये लिख सकते हैं वहां पे, जैसे डिजीज में आप लिख लो तो डिजीज में आप ये लिख लो कि डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, 21 ट्राइसोमी कहते हैं, है ना। फीचर्स क्या क्या हैं आपने यहाँ पे लिख लिया 2, और यहाँ पे आपने लिख दिया अक्यूरेंस, लिख लिया कैसे होता है, मतलब कितने केसेस वगैरह होते हैं, डायग्नोसिस लिख लिया, और आपका यहाँ ट्रीटमेंट लिख दिया। बस ये यहाँ पे आपका एक सिंड्रोमिक डिजीज खत्म हो गया। तो आपको क्या है, बहुत मल्टीपल लेवल पे इतना लेंथी नोट्स नहीं बनाने, जितना आप मिनिएचर लेवल पे नोट्स बनाओगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तभी आप इस ये चीज को ये आप फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ। तो अभी कोशिश भी मत करो, अभी सिर्फ पढ़ोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, चीजों की नॉलेज बढ़ेगी ना, उसके बाद कर लेंगे ये काम, ठीक है। अभी पढ़ो तो सही आप। हम ही बनवाएंगे नोट्स आपके, जिनके एक बार रीडिंग हो गई तो प्री और मेंस के बीच में हमारा यही काम रहेगा अपना कि नोट्स कैसे बने, ताकि जो लास्ट का जो मंथ है उसमें केवल अपन को रट्टा मारना है, कुछ नहीं करेंगे अपनी, उसमें केवल रिवाइज करना है डेली बेसिस पे, एक एक दो रिवीजन हो जाए, 3 रिवीजन हो जाए, हमको ऐसा रट जाए कि अपन रेप्लिका उतार के एग्जाम में बिल्कुल कोशिश कर सके कि मैक्सिमम एक आउटपुट निकल सके, ठीक है। तो 1 मंथ इंपॉर्टेंट होगा, तब उस समय अपन ये काम करेंगे। अभी अपना काम है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बेसिक कंटेंट डेवलप करना, और ज्यादा फोकस करना है कि आप आंसर राइटिंग करके चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, कि उस समय ये दिक्कत ना हो कि सर मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, मैं कैसे समझूं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं बैठता, डायग्राम कैसे बनाने, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही बेकार हो रखी है, सारा मिक्सअप कर देते हैं, खिचड़ी बना रखी है, वो सब नहीं करना है अपने को, है ना। उसके लिए इम्प्रूवमेंट करो, आप पढ़ो, लिखो, गलतियां करो, इम्प्रूव करो, है ना। नोट्स मेकिंग अभी छोड़ दो। यदि आप पहले लिख चुके हैं 2-3 बार एग्जाम और आपके अच्छे हैं ऑलरेडी, तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए सर, ये कह रहा हूँ अगर जैसे मैं क्या, जैसे जो शेड्यूल दे रखा है आपने सब पूरा, हाँ हेलो शैलेंद्र, आप उसके हिसाब से क्या, आपकी। मैंने पहले भी एक बार साइंस, वैसे मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है। अब आ रही है क्या सर? हाँ आप बताइए। हाँ अब आ रही है कि सर आर्ट्स बैकग्राउंड है, पर मैं क्या है डेली का डेली जो टॉपिक है उसके मतलब क्या है नोट्स बना के और फिर मैं डीएस वगैरह लिखने का ट्राई करता हूँ। तो क्या कभी कोई नोट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं सर? इसमें क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह पर्सनली किया करो ना, आप लोगों को तो कहा है हमने, करते बहुत क्योंकि कम सर है। आप लोग कंटेंट किया मेरे करो पास कि सर मैंने ये अभी सर बनाया जैसे है। मैं इशू देख रहा हूँ कि जैसे अभी आज का जो टॉपिक है किसी के पास सोर्स नहीं है, क्योंकि सोर्सेज मेरे पास टोटली कंप्लीट है मेरे पास। अच्छा, नहीं तो आप तो फिर बहुत रिसोर्सफुल मुझे पर्सन ना हो। गूगल करना पड़ता शैलेंद्र है राव मुझे जी बस। बोल रहे हैं। जी सर। जी सर। नहीं, मैं सभी को बता रहा हूँ कि शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, इनका पूरा नाम शैलेंद्र राव है और बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है। ये अच्छी बात है शैलेंद्र। देखो, नोट्स मेकिंग का काम आप लोग एक कंडीशन में और कर सकते हो इस समय आपकी फर्स्ट सेकंड रीडिंग में, जब यू हैव द एम्पल टाइम, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पढ़ लिया आपने, आपको पता है मेरा तो हो गया आज का जितना भी अपना है ना सीपीपी के अनुसार शेड्यूल था, तो आप नोट्स मेकिंग में जा सकते हो, ठीक है, उसका रिवीजन। बट यदि टाइम नहीं मिलता है और आप सिर्फ नोट्स बनाने में लग जाते हो और आधा ही सीपीपी का शेड्यूल हो रहा है डेली का, तो मत बनाओ फिर नोट्स, ठीक है। नहीं, और लगभग शैलेंद्र अच्छा कर रहे हो आप, डेली हो हमारे साथ जाता शेयर, कवर। हाँ आप हमारे साथ शेयर करना, हम चेक करके आपको एक बार इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और यू आर मतलब इम्प्रूविंग वेल, अच्छा आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो, गुड। हाँ हिमानी। हेलो सर। थैंक यू सर। जी हिमानी।
सर मुझे एक्चुअल में ना आंसर राइटिंग में ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, मतलब आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ कोई भी, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, थॉट्स होती है, और उसमें कुछ भी मतलब फालतू की चीजें लिखी जाती है, जब जगह खत्म हो जाती है तब ज्यादा पॉइंट्स याद आते हैं। अभी आपने कितने दैनिक अभ्यास लिख लिए? सर लास्ट वीक में तो लगभग 3-4 लिखे थे, अभी इस वीक में एक ही लिखा था। मतलब लिखने बैठती हूँ ना, लिखना पहले समझ ही नहीं आता क्या लिखूं, इतनी देर तो उसमें लग जाती है। ये हम आपके साथ पर्सनली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। अनटिल अनलेस ये सभी बच्चों का डाउट हेलो हो। सर। और भी है कॉमन इस तरह के डाउट? हेलो सर। नहीं है? हाँ जी सोनल। हेलो। हाँ सर, मैं कह रही थी जैसे हम इंग्लिश में पैसेज के आंसर लिखते हैं ना, हाँ तो सर इसमें कुछ मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए। हम मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कई बार 3-4 लाइन में आंसर जा रहा है तो वो बड़ा हो गया अननेसेसरी। देखो आरपीएससी में क्या है, आपको ऑलरेडी लाइंस देते हैं, वो 3-4 लाइंस देते हैं, पर आप जितना पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर है ना उतना ही लिखो, ठीक है? 3-4 लाइंस के अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है तो उतना लिख लो, और छोटा आंसर जा रहा है, एक लाइन में फिनिश हो रहा है तो एक लाइन में फिनिश कर दो। बट ऐसा नहीं कि आंसर एक लाइन में फिनिश हो रहा हो, आपको 4 लाइन दे रखी है तो आपको चारों लाइन भरनी है, ऐसा मत करना, ठीक है? मतलब कॉम्पैक्ट ही होना चाहिए ना हमारा आंसर। हाँ, जितना आप देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो जो आंसर है वही आंसर होगा, इसमें आपको खुद से कोई एनालिटिकल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। हाँ मतलब 3 लाइंस मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो क्या है। हाँ बिल्कुल। देखो ऑलरेडी शायद आरपीएससी आपको उस तरह के क्वेश्चंस में 3 या 4 लाइनें देती है, तो उतने में आपको लिखना है, एज सिंपल एज दैट। एक्सक्यूज मी सर, ये फर्स्ट टाइम लिखा था ना सर इसलिए। जी जितने कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है ना। हाँ जी हेलो सर हिंदी में मैसेज के रिगार्डिंग कुछ बताइए सर, उसमें आइडिया नहीं है। तो हिंदी हिंदी का भी हम डिस्कस करेंगे, हिंदी संक्षिप्तीकरण का भी हम सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है? ओके सर। तो देखो हम कंक्लूड करते हैं अभी। आप लोग इस वीक में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में मत जाके पढ़ना, और जितना आप लोगों ने अभी 3 या 4 दिन में दैनिक अभ्यास शीट लिखी होगी, उन सबको इवेल्युएट करने के बाद में जो क्रक्स है वो ये है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक करो। आप लोग क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। इवन जो अच्छा लिख रहे थे अब तक, वो लोग भी क्या करते हैं, शुरू के 3-4 लाइनें बड़ी ओपनली लिखी, लास्ट में मिक्सअप कर दिया, ठीक है? तो पहला कोशिश ये करो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, क्लियर लिखो। दूसरा, साइंस के क्वेश्चंस में ट्राई करो, इफ यू कैन ड्रॉ ए डायग्राम तो डायग्राम बनाए आप, है ना? डायग्राम को अवॉइड ना करें, यदि आपको याद है कोशिश कर सकते हैं तो बना के देखें। थर्ड पॉइंट, जैसा सुरेश सर ने आपको बताया, कीवर्ड्स के साथ में प्ले करना शुरू करो। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसका नॉर्मल आंसर हर कोई लिखेगा, ठीक है? पर उसमें प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना उनको आप डालो, है ना? साइंस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, साइंस के वर्ड्स उसमें आपके आने चाहिए, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट, इस पर फोकस करो। पहला पॉइंट मैंने बताया, प्रेजेंटेशन नीट क्लीन अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया, डायग्राम बनाओ, आप कोशिश करो। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, साइंस में कीवर्ड्स का यूज करो आप, ठीक है? जैसा सुरेश सर ने कहा ना कि आपको कीवर्ड्स रखने हैं तो कीवर्ड्स का यूज करो। बाकी साइंस में और कुछ नहीं है आंसर राइटिंग में, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन होते हैं, जो पूछा जाता है वो आपको लिखना होता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा इसमें हम लोग भी इवेल्युएट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ कमेंट्स ही नहीं है, क्या है इसमें, क्योंकि अब किसी का क्वेश्चन पूछा है, उसका आपने आंसर लिख दिया, तो व्हाट वी कैन डू, मतलब कुछ नहीं कर सकते उस चीज में। ओके, समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को? तो साइंस क्या है, इसलिए आप देखेंगे साइंस में आपकी यदि अच्छी तैयारी है ना तो आरपीएससी में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आंसर आता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं आता तो नहीं मिलेंगे। इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो आंसर्स के साथ में कि अच्छा आंसर लिखा है, मतलब सिर्फ आंसर राइटिंग स्किल के बेसिस पे ही आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और चौथा सर ने बताया, कंक्लूजन 10 मार्कर्स में कंक्लूजन ऐड करो और उस कंक्लूजन को यूनिक बनाने की कोशिश करो। ओके, तो यहां तक क्लियरिटी आपको सबको? कोई इशू? नहीं सर। करंट अफेयर से लिंक करो उसको अपने। हाँ, करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो कंक्लूजन को। जो ओपन एंडेड बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप ऐड कर सकते हो। मेघा मैम लाइन पे हैं हमारे साथ? अच्छा, एक सर आप एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसमें जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हमेशा टैबुलेट फॉर्म में
डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा टेबुलेट फॉर्म में करो, फॉर एग्जांपल ऐसे टेबल बना के, कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है हमेशा इसको ऐसे टेबल बना के करके आओ, है ना। उससे आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आपके मतलब जो पॉइंट्स है वो निखर के आएंगे, ठीक है। और कोई भी स्कीम भी आप ऐड कर सकते हो वहां पे। स्कीम जो आपको लग रहा है राजस्थान में कुछ जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कुछ आ गया, जैसे औद्योगिक क्रांति को कुछ लेके आ गया 4.0 में क्या कर रही है, तो राज्य सरकार भी उसके लिए बहुत कुछ कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। तो राज्य सरकार की आपने स्कीम डाल दी एंड में कंक्लूजन की स्मार्ट तरीके से, इससे क्या वैल्यू एडिशन हो जाएगा। चाहे वो बिल्कुल ही साइंटिफिक और कोर क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन आप कोर क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हो कि भाई यार ये किया जा रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो इस तरीके से साइंस में भी आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हो हर आंसर में। अगर अपन ने हाफ या 1 मार्क्स का भी वैल्यू एडिशन किया तो बहुत ज्यादा मार्जिन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये चीजों पे आप फोकस करो। अगर साइंस में इवेंचुअली आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इस पे फोकस करो। डायग्राम पे आपका फोकस होना चाहिए। डायग्राम्स कई सारे जो बिगनर्स होंगे वो शायद एक उनके टास्क में नहीं थे, तो वो कोशिश करें देख के चाहे बनाए, उसकी प्रैक्टिस करें। एक पेपर पे, जैसे एक रफ पेपर पे उसकी प्रैक्टिस करें कि यार ये होता है, तो मोटा मोटा अपन वहां बना के आ जाए। एग्जैक्टली भी ना बना पाए ना तो थोड़ा बहुत एक आइडिया, एक होलसम आइडिया बना दें कि भाई ये होता है, ठीक है। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन की बात हुई, जैसे सर ने कहा कि प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। कई सारे क्या है, आप होमोजेनिटी मेंटेन नहीं हो रही, स्पेस प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो रही है ना, फॉन्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, कईयों के लाइनों के ऊपर नीचे लिखे जा रहे हैं, उस पे थोड़ा सा फोकस करें। तीसरा साइंस के कीवर्ड्स पे फोकस करें, जैसे सेल की जैसे एग्जांपल देके किया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब 10th में दे रखा है। हम कोई ऐसी एलियन बातें नहीं कर रहे, 9-10th की बेसिक बुक में दे रखा है। तो कि भाई ये साइंस का किसने किया था, है ना। प्रोकैरियोटिक हो गया, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, रीजनरेटिव होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, हेरिडिटरी होती है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके एक आंसर को एक अच्छा बना सकते हैं। इवोल्यूशन की बात कर सकते हैं सेल में, तो बहुत कुछ उसको कर सकते हैं। और लास्ट कंक्लूजन, जैसे सर ने बताया, करंट अफेयर से उसको स्कीम से आप जोड़ के एक प्रॉपर एक अच्छा आंसर साइंस का बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन था अपने राजस्थान के मेडिसिनल में, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उसको जोड़ा कि राजस्थान में जो जन औषधि योजना चल रही है, तो उससे आप एंड कर सकते थे, ठीक है। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से एंड कर सकते थे। तो ये कुछ चीजें हो सकती थी जो थोड़ा सा यूनिक आपके आंसर को ले जाती। हाँ, जैसे तो एक आप लोगों डाइजेशन को वाला, हाँ जी, हाँ सर। डाइजेशन वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा। तो डाइजेशन वाले में आप कोई बता सकता है कंक्लूजन क्या हो सकता है अच्छा? कोई एनीवन इनोवेटिव जिसके दिमाग में आ रहा हो, डाइजेशन में क्या हो सकता है? सर एक मैं बता सकता हूँ सर। हाँ बोलो सर। तो हाँ जी, सर बोलिए। जैसे आजकल शहरी जीवन शैली में जैसे खान पान और ये धूम्रपान और मदिरा सेवन इस टाइप का जो ज्यादा हो गया है, जिससे पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हुआ जा रहा है, तो उसको एक वे फॉरवर्ड करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, और कोई बता सकता है डाइजेशन पे कुछ भी? जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। सर जंक फूड का लिख सकते हैं। हाँ, जंक फूड का अच्छा खासा लिख सकते हैं। इस पे कई सारी स्कीम्स पे लिख सकते हैं। कैसे सर इससे जीवन शैली रोग कम मूवमेंट करके चल रहा था, मेरे को याद है अभी एकदम से। एक ईट राइट मूवमेंट चला था, रोहित सर शायद एफएसएस से किसने चलाया था? बिल्कुल हाँ ना, फिट इंडिया मूवमेंट भी है। हाँ, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये बेसिक नॉलेज थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत एलियन है। आप ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन की कोई स्कीम अगर आपके एकदम से जहन में आए, उसको डाल दो वहां पे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ईट राइट मूवमेंट जैसे चला जा रहा है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट की तरफ वो फोकस करना चाहिए। एनी कोट अबाउट हेल्थ, लाइक एनी कोट? नहीं, साइंस का क्वेश्चन है। नहीं मतलब लेकिन हेल्थ से तो कर ही सकते नहीं, it was not about health, it was about basic eat right movement is about कि हम जंक फूड खा रहे हैं, इससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं, कि अल्सर्स हैं, ओबेसिटी है, फिर डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो हमें डायबिटीज तक हो जाता है। ये सारा लिंक है सब कुछ। सो व्हेन हम हेल्दी लाइफस्टाइल सब कुछ लेंगे, तो उससे ये जो डिसऑर्डर्स होंगे, इसको ट्रीट, मतलब इससे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर करके फिर भी लिख सकते हो, है ना। तो ईट राइट मूवमेंट, उस क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन में क्या पूछा था? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है और डिसऑर्डर क्या है, समझना। तो आपने पार्ट्स लिखे, पार्ट्स के साथ फंक्शन लिखे, फिर डिसऑर्डर लिखे, ठीक है। तो जैसे डिसऑर्डर लिखे, उसके नीचे ये कंक्लूजन लिख सकते थे कि ऑल द पार्ट्स व्हिच आर हैविंग सर्टेन फंक्शंस, है ना,
ये अपने अच्छे फंक्शंस की तरफ जब ही जा सकते हैं जब ईट राइट मूवमेंट टाइप की इस तरह की चीजें हो, ताकि ये डिसऑर्डर्स, समझ रहे हो, उससे आपके तीनों पार्ट्स लिंक हो गए उस कंक्लूजन से। हाँ ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन आउट ऑफ सडन कहीं से भी आके डाल दिया, नहीं, आपको थोड़ा सा लिंकअप बनाना पड़ेगा कि क्या है, किस तरह से क्वेश्चन में था, क्या नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन हो और उसमें पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसमें आप ईट राइट मूवमेंट लिखाओ, तो वो नहीं बनेगा। यू आर गेटिंग आवर पॉइंट? ठीक है, इसमें क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें डिसऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो। हेलो यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर वन डाउट इज, अब हम हिंदी की तरफ बढ़े। हाँ विनय जी, किसका है? सर राम। हाँ सर, sir, one doubt is that when we are writing any answer in English and all that, that we need to take care of about our grammatical mistake or whatever the sentence, or we can write in our language type that. मतलब कोशिश करो, अवॉइड करो ग्रामर मिस्टेक की, कोशिश करो कि नहीं होनी चाहिए, बट हो भी जाए ना तो उसके लिए कॉन्शियस होते हुए आंसर मत लिखो। ठीक है, कहीं कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो आगे बढ़ जाओ, बट ऐसा नहीं कि आप इतने कॉन्शियस हो गए हो कि आप अपने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वो नहीं। ठीक है, बट ऑब्वियस है ग्रामर ठीक होगी तो ठीक रहेगा, पर नहीं होना तो ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है ना। अब आप कंटेंट पे काम कर सकते हो। एक लास्ट हाँ राम। सर, इसमें आपने तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि कंफ्यूजन इस तरह से हो सकता है, एग्जांपल से ओपन एंडेड, सर ये सब ना मतलब ऑनेस्टली प्रैक्टिकल स्केल पे हम लोग सुन लेते हैं, ये सजेशंस ले लेते हैं, बट काफी हेल्पफुल होगा अगर आप कभी कभी, मतलब रेगुलर भी नहीं तो कभी कभी किसी क्वेश्चन का एक इंट्रो या एक कंक्लूजन आपकी तरफ से दे दें। राम इसमें क्या होगा, देखो नहीं वी गॉट योर पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो गुड आंसर शेयर करते हैं, उसमें होते हैं, प्लस आपने से जो पुराने, हाँ सर आप ये देखिए, कॉपी देख पा रहे हैं, हम कहीं में कोशिश करते हैं यहाँ पे लिखने, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कैन ऐड स्टेम सेल रिलेवेंस, zygote is a basic light, without its orderly function what will happen? So how मुझे जो समस्या आ रही है वो ये नहीं है कि पॉइंट्स नहीं है दिमाग में, मुझे जो समस्या आ रही है वो ये हो रही है कि उस फ्लो में उस बात को कैसे लिखना। कई बार क्या होता है, आपका पॉइंट होता है बट आप उस फ्लो में लिख रहे हैं, जिस फ्लो में आप कंक्लूड कर रहे हैं उसमें, जैसे मैं ऑनेस्टली अभी बोलूं तो राजस्थान का कोई इनिशिएटिव अगर जैसे कुछ भी या कोई स्कीम अगर एक साइंस के आंसर में कैसे इनकॉर्पोरेट की जाएगी, वो एक फ्लो की बात है, मतलब बहुत एब्रप्ट भी नहीं लग सकता ना कंक्लूजन। नहीं ठीक है, समझ गया। आप बेसिक देखो, सिंपल सेंटेंस बनाओ कोई भी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रिवेंशन करना है ना, तो वे फॉरवर्ड करके आप लिख सकते हो कि जैसे ईट राइट मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव टू हैंडल द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इन इंडियन सोसाइटी का आपने बेसिक सा बनाया, उसको नीचे लिख दिया बस आपने। मैंने आपको बताया ना एग्जांपल करके अभी, है ना। आपको समझ में आया? जैसे ईट राइट मूवमेंट इज है ना, बेसिक मूवमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इन इंडियन सोसाइटी, है ना, विच नीड टू बी फॉलो इन लेटर इन स्पिरिट। आप कुछ करके भी कुछ भी बना सकते हो। इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, विद फोर्सफुल विल पावर, सेंटर स्टेट कन्वर्जेंस पे होना चाहिए, है ना। जैसा ऐसा लिख दिया कि आप कोई भी और एग्जांपल ले लो, जैसे स्टेम सेल रिसर्च शोज द रिलेवेंस ऑफ सेल, हाउ इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ करके आप इसको कंक्लूड कर सकते थे, है ना। ये और पता ये चीजें हैं जो प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आप लोग ये नहीं सोचेंगे ना कि डायरेक्टली हम पढ़ लेते हैं अभी सिर्फ और एग्जाम में जाके ये कोशिश करेंगे, तो नहीं होगा। आप कोशिश करके आप कोशिश करके आप क्या करिए, चाहे वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दीजिए, एक बार कोशिश करना चालू करिए। होगा क्या, धीरे धीरे आप उसको क्रब करते करते हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, या फिर हम देखेंगे कि यार आप इसको ये कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम बता भी देंगे ना, तब भी आपको क्या लगेगा कि वो स्पून फीडिंग, मतलब रेडी टू वो वाला बात हो जाएगी। उससे अपन का डेवलपमेंट नहीं होगा एक इनर सेल्फ का, अंदर से। वो अंदर से ही आएगी ये चीजें तो एकदम से। आप लिंक करना तो पहले आपके ब्रेन आपका तेजी से वर्क करना चाहिए, और फिर वहां से फिर फोकस करके आपको लिखना है, ठीक है। राम आप प्रैक्टिस करो, वी विल मतलब श्योरली हेल्प यू। इसमें आपको ले आएंगे इस लेवल पे कि आप इन्वॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। हेलो जी ओके, हाँ पीयूष। हेलो, हाँ सर, मैं यूँ पूछ रहा था, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे उत्सर्जन वाला हमने पढ़ा, उसमें जैसे छोटे मोटे सब टॉपिक भी होते हैं, जैसे हमने मानव का पढ़ लिया, पादप का पढ़ लिया,
और जैसे उसमें साइड में छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, एक अमीबा का है या किसी सूक्ष्माणु का, तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ दो। वो पढ़ना ही नहीं है आपको, पादपों का भी नहीं पढ़ना था, आप उसमें केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव पढ़ के जाओ, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन का ही पढ़ो आप उसमें केवल। अच्छा, पादप का भी, पौधों का भी छोड़ सकते हैं सर? सब छोड़ दो, पादपों का भी छोड़ो, जो आपके अमीबा का भी दे रखा है, क्या हाइड्रा का भी दे रखा है, फंजी का, किसी का भी दे रखा, सब छोड़ दो। केवल ह्यूमन से रिलेटेड है वो सारे, ह्यूमन वाले डाइजेस्टिव्स है, अपना ह्यूमन वाला ही रेस्पिरेटरी है, सारा अपन को आदमियों से वाला पढ़ना है, जो मैन पे लगता है, एनिमल भी नहीं, मैन पे, मैन वाला वो ही पढ़ना है, उसकी थोड़ी बहुत अपन को पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने सर बाकी सबके भी अभी तक पढ़ लिए थे वो सारे सिस्टम जो थे, तो थोड़ा टफ लग रहा था, इसलिए आज पूछा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना, वो कुछ नहीं आता, वो कोई मतलब, उसको काट दो, पढ़ना पाट दो, कुछ भी मतलब नहीं है उसका। सिलेबस में ओनली मेन का ही दे रखा है। हाँ, मेन का है वो केवल। ओके सर, थैंक यू। हेलो हाँ अंकिता, वन माय लास्ट डाउट प्लीज जी। एक्चुअली देखिए, अभी तक जैसे क्या होता है कि जो डेली टारगेट्स होते हैं ना, सपोज मैंने उनकी मीटिंग लगा ली पूरे दिन में, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे से लर्न नहीं होते हैं, तो जब हम आंसर लिखते हैं तो थोड़ा चीटिंग हो जाता है कभी कभी, तो दैट इज राइट अप्रोच, और आप पूरा अच्छे से लर्न करके कि आपको बिल्कुल बुक ही ना ओपन करनी पड़े फिर लिखो, तो ये तो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। देखो, सभी लोगों के ये डाउट है ना। और आप लोग क्या करो, जैसे आपने एक बार सिंगल रीडिंग ले ली है ना, या आपने 2 बार रीडिंग ले ली, अब आपको दैनिक अभ्यास शीट खोली, तो पहली बात तो हम कोशिश ये करते हैं कि दैनिक अभ्यास शीट के क्वेश्चन उतने इजी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मान के चलो 70-80% क्वेश्चंस के लिए या कंटेंट के लिए दोबारा एक बार देखना ही पड़ेगा, है ना। और ऐसा आपको लगता भी होगा, तो उस केस में आप क्या करो, जब देखो ना, तो ऐसा नहीं कि आप देख देख के लिख रहे हो अपनी दैनिक अभ्यास शीट के पेपर में, ऐसा नहीं करना। आप सिर्फ देखो, वहां से दोबारा पढ़ो, समझो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक बार दिमाग में सेट कर लो, फिर उसे बंद कर दो, फिर लिख के देखो। हाँ, ऐसा ही करते हैं, वैसे हाँ, कर सकते हैं। हाँ, पर चलेगा, ठीक है, अभी के लिए चलेगा ये। गुड इवनिंग सर। हाँ बलवीर। गुड इवनिंग सर, बलवीर। हाँ, बोलो सर। मैं इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ थोड़ा। हाँ, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो हम एक बार लिख देते हैं, फिर आप हमारी कॉपी चेक करके वापस लेते हैं और गुड कॉपी शेयर करते हैं, तो हमारी कमी क्या थी वो हम दूसरे अटेम्प्ट में उसको सुधार सकते हैं, और उसी क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा फिर नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारी कमियां हैं और आपने जो कमेंट्स दिए हैं, और गुड कॉपी से इनपुट लेके एक अच्छा आंसर वापस दोबारा लिख सकते हैं। अच्छा आंसर लिख सकते हो। देखो, ये मैंने पिछले सेशन में भी शेयर किया था कि बलवीर इज डूइंग दिस वर्क, कि वो अपने आंसर्स को दोबारा भी करते हैं। आप सभी भी कर सकते हैं बकायदा, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आपने करा, दोबारा उसको रिवीजन के चक्कर में सेकंड डे का टारगेट ही छूट गया आपका, ठीक है। तो यदि आपके साथ में आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑब्वियसली डू इट, अच्छा आपको हेल्प मिलेगी। और नहीं है टाइम तो ठीक है, एक बार लिख के देखो, पढ़ो, लिखो, और गलती देखो कि क्या गलती हुई है मुझसे दैनिक अभ्यास में, और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव, मतलब उसको रिपीट मत करो। आप लोग क्या करते हैं, बार-बार में हम बोलते हैं फिर भी रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी बलवीर का बताऊं, बलवीर ने फर्स्ट डे दैनिक अभ्यास शीट लिखी, हमने उसमें मेंशन किया कि उन्होंने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया था। सेकंड डे उन्होंने जो अटेम्प्ट किया उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट इंसर्ट किया अपने, ठीक है। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करो, जो कहा जाता है उसको देखा तो करो एक बार खोल के कि क्या कमेंट्स है और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है इसमें। इज इट ओके विद एवरीवन? हेलो सर। हाँ राम बता। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें यानी जैसे अपन सारणी के रूप में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जैसे वैलिड पॉइंट नहीं होते हैं, जैसे डिफरेंशिएट, जैसे अपन एग्जांपल ले एनएमआर और एमआरआई का, ठीक है। उसमें जब डिफरेंस पूछा था आपने, तो मैं उसमें यानी डिफरेंस नहीं कर पा रहा था चार्ट बना के, तो देखो उसमें ये राइट समझ क्या गया रहेगी? उसमें राइट। देखो, जिस क्वेश्चन के डिफरेंस में आपको आंसर आता ही नहीं हो, समझ रहे हो आप लोग, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो ना, तो उस क्वेश्चन में पहले एनएमआर बता दो, फिर आईएमआर एमआरआई बता दो, ठीक है। उनको अलग अलग अटेम्प्ट करो, और जहाँ पे आपको पता है कि इसमें मेरे को ऐसे लिखना है, तो वहां पे पॉइंट्स में भी मत लिखो, पैराग्राफ में लिखो फिर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अदर्स? हेलो सर। हाँ सिमरन।
सर जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इतने लेंथी होते हैं, स्पेस कम होता है, तो उसको पूरा लैंग्वेज के अंदर लिखना जरूरी है या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो बिल्कुल मेन जरूरी चीजें हैं नहीं है, वही पूरा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोग आंसर देखो, हम लोग कमेंट भी करते हैं इवैल्यूएशन के टाइम में, कम लिखो, थोड़ा सा समराइज करके लिखो, बड़ी-बड़ी लाइनें उनको छोटा करके लिखो। जहाँ पे आपको पूरा फंक्शन बताना पड़ रहा हो, वहाँ पे आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बॉक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका आंसर दिखना अच्छा चाहिए, ओके? और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में है। आप लोग क्या करते हैं, लिखने जाते हैं ना, देखो अभी भी बलवीर, जैस्मीन, आप सब जो सीनियर प्लेयर हो गए हैं, वो लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं, है ना? आपको पता नहीं क्यों मजा आता है ज़्यादा लिखने में, कि मैं पूरी कॉपी भर दूँ। भरना अच्छी चीज़ है, लेकिन लिखो तो ऐसा कि एक देखने वाले को थोड़ा-सा अच्छा लगे, आई कैचिंग लगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देते हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो आंसर ही उसका मतलब साँस लेने के लिए तड़प रहा है, जगह ही नहीं है उसके पास में कहीं। तो ऐसा मत करो। आप लोगों को गार्गी मैम की कॉपी दिखाई थी एक दिन, तो देखो कितना क्लियरिटी से लिखा है उन्होंने। ये सर, ओके, सर तो वो आप मैम चीज़ों का की थोड़ा-सा ध्यान कॉपीज रखो। ग्रुप पे शेयर करेंगे? मैम वो करनी है, बट एक्चुअली क्या थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, बट कोशिश करेंगे कल की डेट में कर देंगे, ठीक है? कल ओके डेट में सर, कर देंगे। ओके सर। अच्छा, अब हम डाउट्स को क्लोज करते हैं और हिंदी पे थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। इज़ इट ओके विद एवरीवन? यस ठीक सर। है? सभी लोग माइक म्यूट कर लें। मेघा मैम? यस सर। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इस वीक में हमारा संक्षिप्तीकरण चल रहा है, तो आप थोड़ा-सा संक्षिप्तीकरण को किस तरह से लेके चलेंगे, उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स मेघा मैम आपसे डिस्कस करेंगी। फिर आप सभी लोग इसी समय 1-2 एक्सरसाइज करेंगे संक्षिप्तीकरण की, ठीक है? तो अपने पेन पेपर अरेंज कर लो। हम 1-2 एक्सरसाइज करेंगे ऑन द स्पॉट। करें क्या नहीं करें इस समय? करें सर, करें। कर सकते हैं सर। करते हैं सर, कर करते सकते हैं। हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो 1-2 संक्षिप्तीकरण की अभी इमीडिएटली रियल टाइम एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे और ट्राई करेंगे हम कि 11 बजे तक इसको क्लोज कर दें। ठीक है? तो मेघा मैम आपका थोड़ा-सा ब्रीफ करें। या हेलो आप एवरीवन। चाहें तो स्क्रीन भी ले सकते हैं। यू नीड इट? हाँ सर, एक बार ही शेयर कर दीजिए। और मैं आपको श्रेष्ठ सर मैम को होस्ट कर दीजिएगा। ठीक। या मैम को होस्ट कर दीजिए, मैम कुछ बताएं तो आप यदि लिख सकें उसको स्क्रीन पे। मैं होस्ट बना दिया मैम को। ठीक है। मैम आप स्क्रीन शेयर करके यूज कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, मेघा मैम के बारे में मैं परिचय दे दूं। मैम पेपर 4 की अच्छी कमांड है मैम की पेपर 4 पे, और शी इज इन सर्विस। तो आप लोग सभी मैडम के ज्ञान से अपनी ज्ञान वृद्धि करें। सर ये दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा है। यस मैम। ओके। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो संक्षिप्तीकरण हमने आपको ये शेयर किया था एक पेज, आप लोगों ने सबने पढ़ा है उसके बारे में कुछ किसी ने? हाँ जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ डायरेक्टली, फिर हम आपसे कुछ क्वेरीज होंगे आपकी तो ले लेंगे। तो संक्षिप्तीकरण क्या है ये सब आपको पता है ना, नाम से भी स्पष्ट है कि किसी भी पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है उसको बहुत ही शॉर्ट में लिखना। मोस्टली 1/3 ही इसे लिखा जाता है ना। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसे आपको 1/3 फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? 1/3 लाइंस लिखनी है। अब आपको एक चीज तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप लाइंस कैसे काउंट करेंगे, ठीक है? मैं एक छोटा सा कोई मेरे पास ये कोई बुक का पेज है, मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो आपके एग्जाम में आपको ये पैरा दिया है जिसका आपको संक्षिप्तीकरण करना है, ठीक है? तो आप पहले ये देख लीजिए कि इस पूरे पैरा में कितने वर्ड्स हैं ऑन एंड अराउंड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 17 वर्ड्स हैं एक सिंगल लाइन में, और 1, 2, 3, 4, 5 ऑल एंड अराउंड आप मान लेते कि 5 है, ठीक है। तो 17, 5, 85, तो आपके पास टोटल 85 वर्ड्स हैं जिन्हें आपको 1/3 यानी टोटल इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो उतने वर्ड्स आपको जो संक्षिप्तीकरण आप लिखेंगे उसमें आने चाहिए। एक इसका मेजर आप रूल बोल सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखें कि इस तरीके से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने वर्ड्स उसमें लिखने हैं। ओके, हेलो, यस मैम। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि क्योंकि जो भी पैसेज आपके पास आएगा वो आपका एक तरह से अननोन पैसेज होगा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जो वो पैसेज जो आरपीएससी पूछे आप लोग ने पहले पढ़ा हुआ हो, बट मोस्टली आप ये मान के चलें कि जो पैसेज आएगा वो अननोन पैसेज होगा, आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है, और पढ़ने के साथ ही उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लगते हैं उसे आप अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, मार्क करें, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद उस पैराग्राफ का कोई भी रेलिवेंट जो हेडिंग होगी वो आप उसे दीजिए, ठीक है। हेडिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है सबकी सेम हो, क्योंकि संक्षिप्तीकरण का एक बेसिक आप मान लीजिए कि सबका परसेप्शन डिफरेंट है तो सबके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। ओके, उसके बाद में आपको ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको ये काउंट करना है कि आपको कितना वर्ड्स में संक्षिप्तीकरण जो है उसे वाइंड अप करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा इसमें इजी लैंग्वेज यूज करनी है। थर्ड पार्टी में आपको लिखना है, थर्ड मतलब अन्य पुरुष शैली जिसे हम बोलते हैं, है ना, उसमें आपको लिखना है किसी भी तरह के मुहावरे, अलंकार, इनका यूज नहीं करना है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको इसे लिखेंगे तो हो सकता है आपके कोई 40 वर्ड्स हो, 20 वर्ड्स हो, 25, कुछ इतने वर्ड्स हो सकते हैं आपको लिखना हो। संक्षिप्तीकरण जो आपके आएगा उसमें जो फाइनल वर्ड्स आप इतने से लिखेंगे, तो इतने से वर्ड्स लिखने में आप ये ध्यान रखें कि आपकी किसी भी तरह की ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो, कोई काटा फंसी ना हो, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कम वर्ड्स में बहुत ही इजीली, बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये मान के चलें कि आरपीएससी जब आपको पेज देगी, ये पूरा आपका A4 साइज आपका पेज होगा, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आप करते हैं उसके लिए पूरी लाइंस जो हैं आपके पास होगी उस संक्षिप्तीकरण को लिखने के लिए। मतलब आप ये लीजिए जैसे ये पूरा पेज है आपको जिसमें लिखना है, अब 20 वर्ड्स आप मान लीजिए कि यही आपके फिनिश हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों को ये हो सकता है थॉट आए यार इतना बड़ा पेज हमें दिया हुआ है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इतने से हम लिखेंगे तो उसमें हमें 10 मार्क्स मिलेंगे या नहीं, और हो सकता है वो ये सोच के उसे इतना कर दें या इतना कर दें। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपसे जो पूछा है आपको वही लिखना है। 20 वर्ड्स लिखने हैं तो 20 वर्ड्स ही लिखने हैं, 20 के 25 हो सकते हैं पर 20 के आप 35 या 50 वर्ड्स ना लिखें, ठीक है। ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसे लिख पाएंगे, ठीक है। कुछ संक्षिप्तीकरण हमने कुछ किए हुए हैं। शेष सर, रोहित सर, आर यू देयर? देखो मैं थोड़ा सा और इसको पॉइंट को 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। संक्षिप्तीकरण लिखते समय आपको सभी को पता लग गया कि 3 या 4 लाइन में आपकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 4 या 5 लाइंस में। तो जितने भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं ना, तो बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखें। हर वर्ड्स के बीच में 2 वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दें। कोई भी ओवर राइटिंग गलती करने की बिल्कुल कोशिश करें कि नहीं हो। ग्रामेटिकल मिरर, ये मात्रा की मिरर एरर या कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह के जो भी होते हैं ना, इसकी गलती ना करें, ठीक है। आप में से बहुत से लोग करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में लिखते हैं, तो है को है लिख रखा है, कहीं है आना था तो वो गलत लिख दिया, ठीक है, छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा लगा दी। तो देखो होता क्या है, ये चीजें किसी और जगह एग्जामिनर हो सकता है अवॉइड कर दे, ठीक है, जैसे निबंध में हो सकता है अवॉइड कर दे, लेटर राइटिंग में अवॉइड कर दे, क्योंकि उसमें पूरा पेज उसको पढ़ना है। लेकिन इसमें उसको 3 या 4 लाइनें तो पढ़नी है, उन 3-4 लाइनों में भी सबके आंसर अलग अलग होंगे, तो कोई परफेक्ट आंसर है नहीं है, उसको कोई मॉडल आंसर मिलेगा नहीं उसमें। तो वो क्या करेगा, मार्क्स काटने के लिए गलतियां ढूंढेगा कि मैं किस बेसिस पे मार्क्स काटूं उसमें, यही करेगा ना, है ना। तो वो किस बेसिस पे मार्क्स काटेगा, वो इसी बेसिस पे मार्क्स काटेगा
कि ये देखो इसमें ये गलती कर दी, ये ओवर राइटिंग कर रखी है, ये ओवर राइटिंग कर रखी है, 10 में से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और आपने साफ सुथरा अच्छा लिखा तो ये मान के चलो आपको 6 या 7 नंबर उसमें इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखें कि 1/3 में लिखना है, कोई गलती नहीं करनी और साफ सुथरा लिखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप सभी लोग क्या करें, कोई डाउट किसी को? यस सर। बलबीर, हेलो। हाँ यस बलबीर बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। बलबीर मैम, हाँ मेरा जी एक सर डाउट बोलिए। था कि जो वर्ड काउंट करते हैं उसमें कनेक्टिंग वर्ड ये आते हैं क्या, जैसे है, का, के, की? हाँ जी या हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स भी आपको काउंट करने हैं। देखिए बलबीर जी क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको जैसे आपके हो सकता है जैसे 100 वर्ड्स हुए, ठीक है, और 100 का 1/3 आप मान के चलिए 33 अराउंड होता है, ठीक है, तो आप 33 का 35 तक कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 40 तक भी 33 ले ही जाइए करना आप, है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप 40 तक भी ले जा सकते हैं, और 33 का आपका 30 या 29 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इतना सा ध्यान रखना है कि आपको एकदम मेजरली ऐसा नहीं हो कि 50 वर्ड्स हो गए, वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे यदि 50 वर्ड्स हो जाते हैं तो, है ना। ये चीज थोड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है एक माइंडसेट होता है, हम लोगों का भी लगता है कि यार 10 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने से लिखेंगे कैसे नंबर मिलेंगे, पर आप देखिए क्वेश्चन में पूछा ही जब संक्षिप्तीकरण है, आप पल्लवन में लिखिए जितना लिखना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, आप इसमें एक यूनिक तरीका अपनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, अपने जो भी संक्षिप्तीकरण लिखा है ना उसके वर्ड्स काउंट कर लीजिए कितने हैं, ठीक है, और उसको लिख दीजिए नीचे जितने हो रहे हैं ना आपको, जहाँ पे संक्षिप्तीकरण कंप्लीट हुआ उसके नीचे कहीं साइड में कोने में प्रॉपर लिख दीजिए 30 वर्ड, 32 कितने शब्द हैं आपके उसके, क्योंकि ये पैटर्न यूपीएससी में फॉलो होता है, वो ऊपर काउंट करके देते हैं और आपको अपने वर्ड्स 5-5 ही लिखने होते हैं, ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं चाहें तो। रोहित सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इस पे। हाँ हाँ, देखिए वर्ड काउंटिंग का ऐसा है कि इट्स अ गुड आइडिया जो सर बोल रहे हैं कि आप लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वर्ड होते हैं आपके जैसे 40 वर्ड और आपने लिखा है 60 वर्ड और आप नीचे काउंटिंग में भी 60 लिख रहे हैं, तो फिर वो एक बैड इम्पैक्ट भी दे सकता है। ओके, और दूसरा चीज कि आप ब्लफ ना करें कि यदि आपकी 60 है तो आप 40 ही लिख दें, ये भी एग्जामिनर के साथ इतना ब्लफ भी ना होना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग सब अपने अपने जो ग्रुप है उस पे जाएं, हम लोग आपके साथ में एक संक्षिप्तीकरण की एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं। सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ मोहनीश। एक्सक्यूज हाँ, सर जैसे संक्षिप्तीकरण लिख रहे हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे, जैसे उसको पहले ग्रेस्प करके और उसके शॉर्ट नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखें, या जो संक्षिप्तीकरण में ही लैंग्वेज लिखी हुई है उन्हीं वर्ड्स के साथ गैम्बल करके उसको लिखा जाए, सर इफेक्टिव क्या रहेगा? देखो मैं वैसे आप लोगों को एक सेकंड मेगा मैम, मैं एक सेकंड ब्रीफ कर, देखो जो सबसे अच्छा तरीका है ना इसका वो तो ये है कि आप सबसे पहले संक्षिप्तीकरण को रफ में करें फिर फेयर करें, लेकिन ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि आपके पास हिंदी में पेपर 4 में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो आपको उसी वक्त अपना दिमाग लगाना है, कुछ माइंड में प्रोसेस करना और उसको उसी वक्त फेयर करना है, ठीक है, तो कोशिश करें कि संक्षिप्तीकरण कि जो गद्यांश में जो कीवर्ड्स दे रखे हैं वो कीवर्ड्स आप ले लें और बाकी सब कुछ आप अपने मन से लिखें, अपने शब्दों में लिखें। मेगा मैम आप ऐड करिए कुछ। बस सर मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि है ना सर, आप उसमें करिए कि कीवर्ड्स जो है आप उसे अंडरलाइन करिए और उन्हीं कीवर्ड्स को किसी और कनेक्टिव के साथ जोड़ते हुए आप उसको पूरा करें। और बाकी आपको कुछ आइडिया ऐसे अभी सर जब आपको शेयर करेंगे जो भी संक्षिप्तीकरण के हमने 1-2 एक्सरसाइज जो सॉर्ट की है, तो आप उसे लिखिए, फिर उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे विद आंसर कि किस तरीके से आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। आप अपने पेन पेपर लें, मैं आपके ग्रुप पे एक संक्षिप्तीकरण की एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, ऑल यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। देखें आपको मिली? यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करें एक बार। पेन पेपर लें, इसको पढ़ें, जो हमने तरीका फॉलो किया है उसे करके देखें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8 मिनट है आपके पास में, 10:45 है, 10:53 पे मिलते हैं हम।
सर श्योर नहीं हो रहा है। क्या इशू आ रहा है? नहीं हो रहा है सर। दोबारा देखिए। नहीं सर, क्या नहीं हो रहा है? वो नहीं दिख रहा। सभी के साथ ये इशू है क्या? आप स्क्रीन शेयर करवा दीजिए ना, ज्यादा बेटर है। ग्रुप पे आ गया सर, ग्रुप पे मिल गया सर। ग्रुप में आ गया सर, दिख रहा ग्रुप है। पे भेजा है ना? ग्रुप पे भेजा हुआ ग्रुप पे भेजा है, ग्रुप पे भेजा है। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं भेजा है, ग्रुप पे भेजा है आपके मोबाइल पे। अच्छा, टीपीपी ग्रुप में चेक कीजिए। ओके ओके सर मैं स्क्रीन स्टॉप, हाँ मैं स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं, रुको। हेलो हाँ जी सर, मैं शेयर करूं क्या इसको या आप करें? हाँ हाँ, आप कर दीजिए, स्क्रीन आपके पास ही शायद अभी। हाँ वो एक मिनट में कर दीजिए। सर विजिबल हो रहा है? यस मैम। ओके
Done, sir. Okay. Done, sir. Done. इसको सर कमेंट में शेयर करना है क्या आंसर? सभी का कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों चीज करनी थी, हमें शीर्षक भी देना था और वो भी करना था, तो एक एक करके बताएं क्या शीर्षक दिया है आपने इसका? सर महिला नारी सशक्तिकरण। नारी स्थिति वास्तविकता। नारी देवी या पराधीन। नारी शिक्षा। हेलो सर बलबीर। नारी शिक्षा। शिक्षा की महत्ता। शिक्षा का तो एक सेकंड सुनो, आप जो बोलेंगे ना वो आप जो बोलेंगे वो मैं रिपीट करूंगा। काफी सारे हमारे पास शीर्षक हो जाएंगे, बाकियों को जो अच्छा लगे ना वो बताना, ठीक है? नारी शिक्षा की महत्ता, और बताएं। नारी का महात्म्य। नारी देवी या पराधीन। नारी देवी या पराधीन। और सर भारतीय नारी की स्थिति। सर भारतीय नारी दशा, दिशा और शिक्षा। नारी की दयनीय स्थिति, एकमात्र सुधार शिक्षा। नारी उत्थान शिक्षा एक राह। सर भारतीय नारी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। देखो ये ठीक लगा, नारी उत्थान शिक्षा एक दिशा। नारी की महत्ता। हाँ, नारी की महत्ता। हाँ चलो ठीक है। देखो नारी एक चीज आप ध्यान रखना, कई बार हम लोग शीर्षक निकालने में इतना वो हो जाते हैं कि हम बहुत यूनिक करने के चक्कर में गलत कर जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। कोशिश ये करो कि मतलब कोलैप्स नहीं हो जाओ, ऐसा नहीं बहुत अच्छे के चक्कर में काम खराब हो जाए। तो एक अच्छा सा नॉर्मल सा शीर्षक है ना, तो जैसे इसमें नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा या इस तरह का कोई भी एक शीर्षक आप निकाल सकते हैं, ठीक है? और मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सभी लोगों ने जो इसका लिखा होगा ना, मेघा मैम आप कुछ डिस्कस करेंगे? हाँ सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो बहुत बड़े बड़े शीर्षक लोग बोले हैं अभी ना, दशा, दिशा, शिक्षा, फिर कोई मतलब, तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक का मतलब हो गया कि आप ये सोचिए कि एक बुक, एक कोई चैप्टर है और चैप्टर का जो नेम है वो इतना बड़ा हो, तो मतलब आप चैप्टर का नेम ही पढ़ने में मतलब ऐसा लगेगा कि चैप्टर में क्या पढ़े, नेम ही इतना बड़ा सा है ना। तो आप कुछ ऐसा बहुत यूनिक, जैसे नारी, दिशा और दशा, दैट इज सफिशिएंट। आपको उसमें शिक्षा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उस पैराग्राफ में आपको शिक्षा के बारे में भी दे रखा है तो आपको शिक्षा जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है? आप नारी, दिशा और दशा, दैट इज सफिशिएंट। नारी की प्रतिष्ठा, ये भी हो सकता है। नारी की सामाजिक स्थिति, आप इस तरीके का कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? मैम नारी, देवी या अबला, ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। मैम नारी की महत्ता। नारी जीवन। एक एक करके बोलिए एक साथ। मैम नारी कैसे हो नारायणी?
नारी ये कैसे हो आप नारायणी? ये नहीं होगा क्योंकि पैरा में आप देखिए ना, नारी कैसे हो नारायणी ऐसा कुछ है ही नहीं। पैराग्राफ ये शो नारी कर रहा है देवी कि नारी की प्रेजेंट सिनेरियो में सोसाइटी में क्या उसकी स्थिति है। नारी की मतलब समाज ये में हो सकता है स्थिति, नारी की वास्तविक स्थिति, नारी की समाज में वर्तमान स्थिति। हाँ ये हो सकता है, वास्तविक ये स्थिति। सफिशिएंट है। तो आप वर्तमान ना लगाएं, नारी की समाज में नारी स्थिति जीवन। इज सफिशिएंट। नारी देवी अपराधी। अच्छा आप मैम सभी लोग लेकिन सुने इस एक बार। पैराग्राफ के एंड में सॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करवाया है मैम, इसको कैसे इसको अगर टाइटल हाँ में लेंगे सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है वो एजुकेशन के थ्रू, राइट। मैम उसने वो सॉल्यूशन ऐसा बताया जैसे वो मैजिक पिल है, बस वो दे दो उसके बाद सब काम हो जाएगा, तो उसको भी तो मैम अगर टाइटल में लेंगे तो थोड़ा सा देखिए I think जरूरी better। नहीं है, जब आपके पास आप ये सोचिए कि हाँ आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप क्या क्वेश्चन जो किया जाता है वही आंसर लिखते हैं, आप वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं, आप उसके कुछ प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ स्कीम्स भी डालते हैं, आप आगे के सॉल्यूशंस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उससे। आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए एक बार। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। मैम ऐसा नहीं लग रहा है क्या इस पैराग्राफ में कि ये कहीं ना कहीं मूल रूप से बात नारी शिक्षा की करना चाह रहा है, जैसे इसमें बात जी नहीं, एक मिनट ओके आई गॉट योर पॉइंट। इसका ये बात कर रहा है कि नारी की वर्तमान में सोसाइटी में क्या पोजीशन है और उस पोजीशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पैराग्राफ इस चीज को शो कर रहा है। आप एक बार फिर से उस पैराग्राफ को पढ़िए, आप एक बार फिर से उस पैराग्राफ को पढ़िए। हाँ मैम एक जैसे इसकी पहले वाली लाइन थी कि जैसे अपन ने ना उनको समाज में सम्मान मिल रहा ना उनको कुछ भी मिल रहा, तो सभी लाइनों में कुल मिला के बात कर रहे हैं कि अपन जिससे नारी को शिक्षित करेंगे तो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगी। मेघा मैम मैं इसको थोड़ा सा सभी लोग सुने, देखो इसका कोई एक स्टैंडर्ड वो नहीं है, आप सभी लोग ठीक बोल रहे हैं मोटा मोटा। मोहिनी थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि जो लास्ट की लाइन में सॉल्यूशन है ना उसको आप शीर्षक में ना लेके आए। देखो आप एक चीज को समझें कि यदि मैं उस पैराग्राफ को देखूंगा तो पैराग्राफ में 80% या 70% किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो नारी के ऊपर प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है ना। तो आपका शीर्षक उससे रिलेटेड होना चाहिए, ना कि 10-15% जो चीजों के बारे में बात हुई है उसको आप शीर्षक में लेके आए। ठीक है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा, सुनिए आप बात को, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपका शीर्षक जो है वो आपके संक्षिप्तीकरण का भी संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, कि जो आपने संक्षिप्तीकरण लिखा है उसको भी आप एक लाइन में संक्षिप्तीकरण कीजिए, नहीं, आप सिर्फ उसका एक शीर्षक दें। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का शीर्षक ठीक है आप, लेकिन शीर्षक में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका शीर्षक ऐसा ना हो कि वो एग्जामिनर पढ़ने के बाद खुद से सोचे कि यार ये कैसे बना, मतलब उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं जनरेट होना चाहिए। ठीक है, कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड और ठीक रखिए। अब जैसे नारी कैसे नारायणी, तो वो मतलब उसको अननेसेसरी दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, और वो 60-70 की एज में बिल्कुल दिमाग लगाने की कैपेसिटी में नहीं है वहां पे, तो आप उन चीजों को अवॉइड करो। ठीक है, एनीवन। अब बात रही इसके संक्षिप्तीकरण के लिए, तो संक्षिप्तीकरण मोस्ट ऑफ द ने ठीक लिखा होगा। अब आपको कोशिश क्या करनी है, इसमें जो कीवर्ड्स है ना, कैन यू मैम दोबारा दिखा सकते हैं उसे? हाँ सही है। देखो इसमें जो मेन कीवर्ड है ना, जैसे ऋषि कवि, जैसे एक तो ये जयशंकर प्रसाद, इनका आप नाम को उसमें लेके आ सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अबला वर्ड कीवर्ड है, इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इन सबको मत भूल जाना आप, बाकी सब आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें, जैसे त्याग की देवी, अबला, समानता का अधिकार, ठीक है, परिवार, अधीनता से मुक्ति, शिक्षा, शिक्षित नारी। तो ये कुछ 5-6 कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करते हुए आपको आंसर बनाना है। तो इन 5-6 कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें और उनके इर्द गिर्द आप 30-40 वर्ड्स के अराउंड इसमें बनेंगे, 40-45 वर्ड्स लिख दें। ठीक है, ओके सर। सर इसमें शीर्षक में भारतीय नारी होना जरूरी नहीं है क्या? जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। भारतीय नारी इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये भारतीय नारी की बात नारी ग्लोबल लेवल पे नारी का ही
हाँ उनके नारियों के इसमें आप कहीं ये तो कहीं के लिए देखो, आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अवॉइड करो इस तरह की चीजें, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मत हो। अच्छा एक चीज और देखिए, ध्यान एक रखना। चीज सर मैं एक चीज सर बोलना नारी चाहूंगी। जीवन हो सकता मैं इसमें थोड़ा सा बोलिए ऐड ना। करूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज इसमें जैसे ना आप पढ़ते वक्त एक चीज ये कर सकते हो कि इसमें है ना थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखो इसमें बता क्या रखा है कि पहले जो ये जो कीवर्ड्स हैं कि राष्ट्र कवि और ये सब, तो इसको तो छोड़ दो। पहले ये देखो कि इसने बात क्या करी है कि अबला की स्थिति कैसी है और उसका सोल्यूशन दे रखा है, दो चीजें दे रखी है। अगर इन दोनों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड सेंटेंस बना दो ना, तो आपका वो संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। तो पहला तो आपने इश्यू देख लिया कि समाज में स्थिति उसकी समानतापूर्ण नहीं है। उस समानता को दूर करने के लिए एक शिक्षा अगर उसको दे दी जाए तो उस शिक्षा से उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं तो इसको स्टार्ट कर देता, एक शिक्षा से, सॉल्यूशन से स्टार्ट करता और फिर उस पे कंक्लूड कर देता कि एक शिक्षा क्या करेगी कि वो जो असमानता है उस असमानता को कम खत्म करके ऐसा करेगी। और ये ज्ञानी पुरुष द्वारा भी कहा गया, मैं तो शायद राष्ट्रपति ये भी नहीं लिखता। तो उससे क्या होता है कि आपको ये ऑर्डरली फंक्शन में चीजें आ जाएगी। तो एक इस तरीके से आप एवरेज संक्षिप्तीकरण कर सकते हो मेरे हिसाब से। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो आंसर भेजे ना उनके संक्षिप्तीकरण 25 वर्ड्स में खत्म हो गए, ठीक है, तो उतना मत करना। 1/3 का मतलब थोड़ा तो आप स्पेस लेके चलना है कि आप लिख पाओ चीजों को, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब जैसे विनय आपने जो आंसर लिखा है ना, ये मतलब नहीं है, ठीक नहीं है, उसमें आप थोड़ा सा इसके पैराग्राफ के कीवर्ड्स को यूज करो। अच्छा, जैसे एक और मैं इसमें बताना चाहता हूँ, आप जैसे पहली लाइन देखो, दूसरी लाइन देखो, कविवर जयशंकर प्रसाद ने नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसको पूरा काट दो, है ना। आंखों में पानी भरे, इसको पूरा काट दो। राष्ट्र कविता तीन चार लाइनें तो आप पूरी काट सकते हो, ठीक है। पूरी ऐसे कैसे अपन खत्म हो जाएगी? हाँ। एक कीवर्ड है समानता का अधिकार, जब आएगा ना समानता का अधिकार और परिवार में सम्मानपूर्ण स्थान, अगर इसको हासिल करना है तो नारी को एक शिक्षा का माध्यम देना पड़ेगा और उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप दो कीवर्ड से आप खेल सकते हो। आप पहली लाइन पे चलते जाओ कि यार ये तो फालतू की चीजें हैं, कि जो अलंकार की बात हो रही है उसको हटा दो, मुहावरे लोकोक्ति हैं उसको हटा दो, ठीक है, सब कुछ हटा दो। आप एक इश्यू लिखो और इश्यू का सॉल्यूशन क्या हो गया, बस आपका सशक्तिकरण हो जाए। आपके पैराग्राफ में जो कोई क्वेश्चन, जैसे इसमें क्वेश्चन करके 2-3 चीजें दी हुई है ना, तो ये आपको अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि आप संक्षिप्तीकरण में भी क्वेश्चन करने लग जाएं, ठीक है। हाँ। ये सब आपको रिपीट नहीं करने होते हैं, ठीक है। अब हेलो? आपको एक एक्सरसाइज और शेयर की है, देखें आप। हेलो? कोई क्वेश्चन आपका? ये हाँ बोलिए। ये मोहित ने अच्छा लिखा है, मोहित ने अच्छा लिखा है। हेलो? हाँ जी बोलिए। तो सर इसमें ये अन्य पुरुष शैली का यूज कैसे करे जाएंगे सर? देखो इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ऊपर बात नहीं कर रही है। कई बार वो कोई लेखक अपने ऊपर बात करता है कि मैंने ऐसे कहा था, मेरे टाइम ऐसा हुआ था, उसमें हम अन्य पुरुष शैली लेते हैं, ठीक है। ओके। सुरेश सर आप किसका अच्छा बता रहे थे? मोहित ने बिल्कुल बढ़िया लिखा है, मतलब एसेंस मुझे सिंपल, मतलब ये नोट, मतलब संक्षिप्तीकरण बेसिकली नोट्स मेकिंग होता है। नोट्स मेकिंग आप कैसे कर सकते हो बड़े से कॉम्प्लेक्स चीजों को। चलो एक और एक्सरसाइज करें कि क्लोज करें हम? आई थिंक क्लोज करते हैं, बहुत लेट हो गया है ना, 11:05 हो गए। तो मैं इसे अभी बाइंड अप करते हैं। सर एक क्वेश्चन मैडम से जरा। हाँ जी राजन जी पूछ। सर ये मतलब मैडम ये उत्तर लेखन शैली हिंदी में और कैसे सुधारें मैडम? सॉरी दोबारा बोलिए, लेखन शैली कैसे सुधारें? हाँ देखिए, लेखन शैली सुधारने के लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, लेखन शैली से आपका क्या मीनिंग है, मतलब राइटिंग या फिर कंटेंट? हाँ वो कंटेंट वाला मैडम, राइटिंग तो है ही है, कंटेंट वाला मेन मैडम। वो कंटेंट के लिए देखिए, आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे रिफाइननेस आएगी, एकदम से ओवरनाइट नहीं आ पाती है। प्रैक्टिस ही रहेगा, बार बार प्रैक्टिस ही आएगा। ओके रोहित साहब, चलो ठीक है, अभी हम बाइंड अप करते हैं। आप लोग लिखते रहें, अच्छे से करते रहें। जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लोग भी शुरुआत करें, डिले ना करें, और जो लोग पहले से लिख रहे हैं
बलवीर आप आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी गलती करोगे। जैस्मीन आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आपको जो कहा जाता है कि आई कैचिंग नहीं हो रहे हैं आपके आंसर, ठीक है, इन पे वर्क करो। मीनू मैम आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो आप सब लोग थोड़ा सा वर्क करो। राजवीर आप अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो, ऋचा गायब हो गए हो आप, रेनू मैम आप भी, तो चीजों पे वर्क करो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे लिए कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज अब वापस बोलिए ना। हाँ मैम आपके लिए बोल रहा था कि आप भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें, ठीक है। बहुत लंबा आपको पाथ कवर करना है। ओके चलो बाय। और जो नए हैं निधि और राम आप लोग करें, सरोज आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। हम कुछ अच्छे आंसर्स देखेंगे, कुछ नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, तो आप उनसे सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। सरोज आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करें। विकास आप रेगुलर नहीं है, दोबारा आपने बंद कर दिया, कंटिन्यू करें। विकास जहांगीर देखो आप सब पे नजर है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो करते रहो एक बार। अच्छा अभी प्री पे ज्यादा फोकस मत करना, कुछ भी पता नहीं है कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, तो अभी जो तैयारी चल रही है ना उसको कंटिन्यू करो आप, ओके। हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो, चलो कंक्लूड करते हैं इसे, हम बाइंड अप करते हैं। ओके गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर।